हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, प्रीवियस टॉपिक्स अगर नहीं देखे हैं सो मेक श्योर प्रीवियस सेशंस को ज़रूर फॉलो करें। एंशेंट मेडिवल, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, इन चारों सीरीज़ को देखिए, आपको प्लेलिस्ट कॉन्सेप्ट चैनल पर मिल जाएंगी। इन सभी सेशंस को फॉलो करें। उनमें जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी आप फील करते हैं। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी के पोर्टल पर आपको मेरे नाम से प्रोफाइल मिल जाएगी, मेरी विशाल चौहान के नाम से। और मेक श्योर कि आप इस प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले हिस्ट्री ऑप्शनल के सभी सेशंस के अपडेट मिलते रहें। और ख़ास तौर पे सभी वो स्टूडेंट्स जो जीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहते हैं जीएस 1 के लिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 2 के जो सीरीज़ है, पेपर 2 के जो सेशंस होंगे वो जीएस 1 के सेशंस की तरह भी सर्व करेंगे। सो दैट मीन्स मेरी जो हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज़ है वो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर 1 के जो सेशंस हैं वो स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ऑलराइट, उसके अलावा इन स्पेशल क्लासेस में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कवर करा चुका हूं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने 20-25 साल के कवर किए। मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे सेशंस हमने किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कॉन्सेप्ट चैनल पर जो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें से कई सेशंस मिसिंग हैं, तो वो सेशंस एक्चुअली मैंने स्पेशल क्लासेस में करवाए। सो मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस में जो सेशंस मैंने करवाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर 43 यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में, आर्ट एंड कल्चर का एक सेशन और ये हिस्ट्री ऑप्शनल का सेशन है, राइट, स्पेशल क्लासेस में कवर कराया मैंने। तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो आपको सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक्स वहां से मिल जाएंगे और आप कवर कर सकेंगे इन सभी सेशंस को। ऑलराइट, उसके अलावा अगर आप स्पेशल क्लासेस अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो अभी आपको स्पेशल क्लासेस के फीचर्स नहीं पता, क्योंकि स्पेशल क्लासेस में हम बहुत बेहतरीन इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, राइट। आप अपना डाउट जो है वो मुझसे कवर करा सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में मैं पोल्स कंडक्ट करवाता हूं ताकि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड पर काम किया जा सके। उसके अलावा आप क्लास मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आपको नोट्स जो हैं वो प्रॉपर बनाने में मदद मिलेगी और आप कहीं कहीं भी और कहीं किधर भी बैठकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप जितनी मर्जी चाहे बार उतनी बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा यूपीएससी सीएससी थरो प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में मिलता है आपको डेली की लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहेगा आइकॉनिक प्लान, क्योंकि आइकॉनिक में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। लेकिन स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिले। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड मिलता है, एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा टेस्ट जो भी आप देंगे उसका एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपर्ट की गाइडलाइंस तो मिलेंगी ही, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉम्बो पैक्स लें जिसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसके अलावा 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली कोड यूज़ कीजिएगा, चौहान सर हिस्ट्री। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आइकॉनिक प्लान्स को, राइट। उसके अलावा अनअकैडमी समिट एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी का, एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और फ्रीडम ऑफर चल रहा है, प्लस कॉम्बो ऑफर पर फ्लैट 27,500 ऑफ है एक ईयर के प्लान पर, और नया प्राइस आपको मिलेगा एक ईयर का 49,679, जिसमें आपको प्री के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, प्री की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और कोर्सेज तो ऑब्वियसली मिल ही रहे हैं, राइट। उसके अलावा 40,000 ऑफ है 2 साल के कॉम्बो ऑफर पर, जिसमें आपको नया प्राइस मिलेगा 71,801, और 52,000 ऑफ है 3 साल के प्लान पर, जिस पर आपको नया प्राइस मिलेगा 87,267 रुपीज। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और कोड यूज कीजिएगा मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री, राइट। उसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल शुरू होने जा रहा है 11 अगस्त और 18 अगस्त से। इन सब सब्जेक्ट्स पर जो है वो ऑप्शनल की सीरीज शुरू हो रही है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े इन सभी सेशंस के साथ। उसके अलावा 15,000 की वर्थ की, राइट, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं, कॉम्बो ऑफर अगर आप लें, तो आपको ये टेस्ट सीरीज साथ में मिलती है। 57.5 का था पहले कॉम्बो ऑफर, अभी हाई डिस्काउंट में आपको 49.6 का मिलेगा, लेकिन बहुत ही जल्द प्राइजेस बढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा आपको सीएससी एश्योरेंस मिलता है 2 साल या उससे ऊपर के प्लान पर।
अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 2 साल या उससे ऊपर का प्लान, और अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है तो अनअकैडमी अपनी तरफ से 1 साल की और आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मेंटरशिप डेज चल रहे हैं। अगर आप आइकॉनिक जीएस को सब्सक्राइब करते हैं और अगर आप उस पर 2,000 रुपये और पे करें तो आपको ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी, जो कि अदरवाइज 27,500 की पड़ती है। सो आइकॉनिक के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको मिल रहा है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और यूज करें मेरा कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर अवेलेबल है। 1 ईयर का प्लान मेंस 2022 तक वैलिड, 2 ईयर का मेंस 2023 तक वैलिड। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 30,000 के वर्थ की है अदरवाइज, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 1 साल या उससे ऊपर का प्लान तो आपको ये साथ में मिलती है। उसके अलावा लोन अवेलेबल है, राइट। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, तो आप लोन ले सकते हैं। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं। मेक श्योर कि आप लोन के लिए अप्लाई करें इस लिंक का इस्तेमाल करके, राइट। उसके अलावा 20 बुक्स का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। 1 साल के उससे ऊपर के प्लान पर साथ में दिया जाएगा आपको, अदरवाइज वर्थ है इसकी 10,000 रुपीज। और 11 तारीख से प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर एमसीक्यू बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस और 2 ईयर के बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप जुड़े इन सभी बैचेस के साथ। फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पाथ फाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का मैंने इस्तेमाल किया, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है। 4 करोड़ के पूल से आपको स्कॉलरशिप मिलती है एवरी संडे 11 AM। एंड्रॉइड डिवाइस पर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकेंगे। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टू एनरोल मेक श्योर यूज माई कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री, राइट। So let us start with today's session. Today we will be discussing press in India, the development of press in India. So मैंने अभी तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कहानी पूरी याद होगी। 18th सेंचुरी इंडिया, 19th सेंचुरी इंडिया और 20th सेंचुरी। और हमारा पढ़ने का, मॉडर्न को पढ़ने का फॉर्मूला क्या था? एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी, है ना, कि अंग्रेजों ने क्या एक्शन लिए, बदले में भारतीयों के क्या रिएक्शन है। और इंडियंस के रिएक्शन में कौन कौन थे? इंडिया की रूलिंग क्लास थी, राइट। और कौन कौन है? इंडिया की रूलिंग क्लास, इंडिया की पीजेंट्री, इंडिया के ट्राइबल्स, इंडिया का इंटेलिजेंशिया, जो पढ़ा लिखा वर्ग डेवलप हुआ, राइट। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया ना, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, उससे जो वेस्टर्न तर्ज पर पढ़ा लिखा वर्ग डेवलप हुआ, उन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स किए पहले, फिर रीजनल लेवल पर पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश किए, और फिर वो रीजनल लेवल की पॉलिटिकल एसोसिएशंस जुड़कर इंडियन नेशनल मूवमेंट में डेवलप हो गई, ठीक है। तो ये भारतीयों के रिएक्शन हमने पढ़े, हमने अंग्रेजों के एक्शंस भी पढ़े, है ना। ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी 3 फेजेस में हमने पढ़ी। ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन या क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस तरह किया, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह सेटअप किया, उन्होंने जुडिशरी किस तरह सेटअप करी, एग्जीक्यूशनरी के रूप में उन्होंने सिविल सर्विसेज को किस तरह एस्टेब्लिश किया, राइट। तो ये पिछले टॉपिक में हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, है ना। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल प्रेस वाले टॉपिक से बनते रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको मिल जाएंगे प्रेस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। काफी सारे फैक्ट्स निकल कर आएंगे आज के सेशन से, सो मेक श्योर कि आप इन फैक्ट्स को अच्छे से नोट जरूर करें, राइट। सो डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर का पहले कुछ एक बेसिक हिस्ट्री जानते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर इंडिया में डेवलप हुआ। The newspapers in English and local languages, in spite of numerous legal checks and restrictions, played an important role in spread of nationalist sentiments. अब 19th सेंचुरी यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया पनपता है, राइट। इससे पहले 18th सेंचुरी अमेरिका में अमेरिकन रेवोल्यूशन, फिर 18th और 19th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन का माहौल, फिर नेपोलियन आता है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात जो है वो फैलती है पूरे यूरोप में, और फिर नेशनलिज्म की भावना जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली तक फैलती है, और फिर हमें कई नेशन स्टेट्स जो हैं वो यूरोप में डेवलप होते हुए नजर आते हैं 19th सेंचुरी में, राइट। सो और इसी 19th सेंचुरी में इंडिया में एजुकेशन सेटअप किया अंग्रेजों ने, ठीक है, मतलब वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेशन सेटअप किया, और उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स और मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन किए, उनमें जो वेस्टर्न आइडियाज पढ़ाए गए वो भारतीयों तक पहुंचे, और भारतीयों ने भी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इन सब वेस्टर्न आइडियाज को एब्जॉर्ब किया, और उन्होंने कोशिश करी कि भारतीय सोसाइटी जो मतलब या तो इंडियन इंटेलिजेंसिया या जो
आम लोग हैं उन तक जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी ये सब आइडियाज पहुंचाए जा सकें। लेकिन अंग्रेजों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या नॉट जस्ट अंग्रेजों के, नॉट जस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन अगर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो बहुत स्लो थे इस मामले में। बहुत तेजी से ये नेशनलिज्म के, डेमोक्रेसी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, जस्टिस के, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म क्या है, इन सब के आइडियाज को बहुत तेजी से जनता में पहुंचाया जाना मुमकिन नहीं था जस्ट एजुकेशनल सिस्टम से, राइट। दैट मीन्स यहां पर एक बहुत तेज माध्यम की जरूरत थी। वो तेज माध्यम के रूप में डेवलप हुआ प्रेस, ठीक है। प्रिंट मीडिया, अगर कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, लेकिन अगर उस मोहल्ले, उस गांव में किसी एक व्यक्ति को भी पढ़ना लिखना अगर आता है, तो वो इस प्रेस के माध्यम से, राइट, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो पैम्फलेट हो, चाहे वो बुक हो, किसी भी तरीके का प्रिंट मीडिया हो, उसके माध्यम से वो अपनी कम्युनिटी में आइडियाज को प्रोपगेट कर सकता है। और बिल्कुल इसी बेसिक फंडे पर इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ भी। क्यों? क्योंकि जितने भी नेशनलिस्ट रहे उन सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी में पब्लिशिंग हाउस ओपन किए। वो कुछ ना कुछ एडिट करते थे, राइट, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर को एडिट करते हो या पब्लिश करते हो, राइट। वो कहीं ना कहीं लिखते थे, किसी न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल में, पैम्फलेट में, किताबें उन्होंने लिखी जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची और नेशनलिज्म का आइडिया बहुत तेजी तक फैला। तो प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन नेशनलिज्म को स्ट्रांग बनाने में, राइट। द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखते हैं इतिहास क्या है, ठीक है, कैसे एस्टेब्लिश हुआ। सो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट प्रेस इन 1684 एट बॉम्बे। सबसे पहले बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेस एस्टेब्लिश करी, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं छापे इन्होंने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि वो जो इंडिया में कर रही है वो इंग्लैंड तक पहुंचे या वो यूरोप तक पहुंचे, वो जानकारी कि वो किस तरह नवाबों से, भारतीय शासकों के साथ ट्रेड कर रही हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा खुद कमा रहे हैं। प्राइवेट ट्रेड वो ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अभी तक प्राइवेट ट्रेड के लिए दस्तक नहीं मिली है, बट स्टिल प्राइवेट ट्रेड वो कर रहे हैं ज़्यादा। और बहुत, मतलब जितना करार हुआ है, आप मुझे बताएंगे कि कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था चार्टर में, कि कितना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है सालाना, उतना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी कम देते हैं, कभी प्रॉपर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज या सर्वेंट्स कमा रहे हैं, ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पूरी जानकारी जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेस एस्टेब्लिश तो करी, पहले सबसे पहले पुर्तगालियों ने करी इंडिया में, ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में एस्टेब्लिश करी। पुर्तगालियों ने करी अपनी एक्लीसियास्टिकल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, उन्होंने बाइबल वगैरह छापी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने अपने काम काज करने के लिए, अपना सरकारी काम करने के लिए प्रेस एस्टेब्लिश करी, और अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट छापने के लिए बॉम्बे में पहली बार प्रेस एस्टेब्लिश करी। लेकिन वो प्रेस जो है वो किसी तरीके का न्यूज़पेपर या इस तरह का, मतलब प्रिंट मीडिया जो है उसके रूप में एस्टेब्लिश नहीं हो सका, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती ही नहीं थी कि उनके झोल झपाटे पहुंच सके ब्रिटेन तक, राइट। इनिशियली फॉर ऑलमोस्ट 100 years not even a single newspaper was printed in the regions and territories under the company's rule। एक भी न्यूज़पेपर 100 साल में, वैसे एक बार बीच में छापने की कोशिश की गई थी, जो भी कोशिश करता था छापने की उनको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाता था। तो 100 साल तक तो सक्सेसफुली कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छपा, ठीक है। Probably the reason was that the employees of company did not want the news and information about their corrupt practices to reach their home country। बहुत important point। Therefore, the task of printing the first newspaper was done by discontented company employees such as William Bolts। अब विलियम बोल्ट्स, जिन्होंने लिखी कंसिडरेशंस ऑन इंडियन अफेयर, इंडिया अफेयर या इंडियन अफेयर, ठीक है, ये किताब इन्होंने लिख डाली, और जैसे ही इन्होंने ये किताब लिखी कुछ ही समय बाद इनको डिपोर्ट कर दिया, ठीक है। कंसिडरेशंस ऑन इंडिया अफेयर जो किताब विलियम बोल्ट्स ने लिखी है, इस किताब से पहली बार ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं या जो यूरोपियंस हैं, उनकी नज़र में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट इंडीज में, ठीक है। उसके बाद बंगाल गैजेट छापा किसने, ऑल्सो नोन एज द कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, वॉज पब्लिश्ड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी इन 1780। बहुत इंपॉर्टेंट, जेम्स ऑगस्टस हिकी वॉज द फर्स्ट पर्सन
हु सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या था, द बंगाल गैजेट या द कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, जिसने अंग्रेजों के सब मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मतलब एक्टिविटीज चल रही हैं उसके बारे में छापा। और आप बिल्कुल सही गैस कर सकते हैं कि कुछ समय बाद इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, इट वॉज फॉलोड बाय द कैलकाटा गैजेट इन 1784, बंगाल जनरल इन 1785, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कैलकाटा इन 1785, द कैलकाटा क्रॉनिकल इन 1786, द मद्रास कुरियर in 1788 and the Bombay Herald in 1789. All of these were owned and printed and edited by Europeans, not Indians, right? So अभी तक कोई भी भारतीय जो है वो मतलब भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति ने प्रेस जो है वो नहीं एस्टेब्लिश करी थी, या कोई न्यूज़पेपर या इस तरह का गेजेटियर जो है वो एस्टेब्लिश नहीं किया था, राइट? तो शुरुआत किसने करी? शुरुआत करी विलियम बोल्ट्स ने, किताब कंसिडरेशन ऑफ इंडिया अफेयर्स। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो अगस्टस हिकी का बंगाल गैजेट, और फिर तो लाइन से कैलकाटा गैजेट, बंगाल जर्नल, ओरिएंटल मैगजीन, कैलकाटा क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड। एंड आप गैस कर सकते हैं बिल्कुल सही, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, 3 प्रेसिडेंसीज से ही ये न्यूज़पेपर जो हैं वो छप रहे हैं। और 1789 तक ये न्यूज़पेपर जो हैं वो छापे जा रहे हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिश, अभी देखिए अभी यहां पर ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना एस्टेब्लिश कर चुका है रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या 1789 के बाद कोई ऐसा कानून आया जिससे उन्होंने प्रेस एक्टिविटीज को कंट्रोल किया। अगर आया है तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे। आज उस कानून को नेक्स्ट मतलब आज ही के सेशन में समझेंगे उस कानून को, राइट? At times when the newspaper proliferated मतलब उनकी संख्या बढ़ गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से थोड़ा बाहर होने लगा कि वो क्या छाप रहे हैं। ठीक है, एंटी गवर्नमेंट और स्टेट क्रिटिकल आर्टिकल्स छपने लगे, राइट? द सेंसरशिप पॉलिसीज वर इन्वोक्ड एंड द गिल्टी एडिटर और पब्लिशर वाज डिपोर्टेड टू इंग्लैंड और एक्साइल्ड। क्योंकि अभी तक यूरोपियंस ही छाप रहे थे और खासतौर पे ब्रिटिशर्स छाप रहे थे, राइट? डिसकंटेंटेड ब्रिटिशर्स छाप रहे थे, खासतौर पे ऐसे ब्रिटिशर्स जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी से मुनाफा नहीं हो रहा था, या ईस्ट इंडिया कंपनी उनको मुनाफा नहीं होने दे रही थी अपने प्राइवेट ट्रेड से। ठीक है, या ब्रिटिश क्राउन का अब इंटरवेंशन शुरू हो गया था, तो ब्रिटिश क्राउन की वजह से कईयों के बिजनेस जो खराब हुए थे, उन्होंने ये अखबार जो है वो खोल दिए, जिससे वो मतलब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं उनका भांडा जो है वो यूरोप में जाकर फोड़ने लगे, राइट? सो एंटी गवर्नमेंट एंड स्टेट क्रिटिकल आर्टिकल्स जो छपने लगे, इसके लिए सेंसरशिप पॉलिसीज लेकर आई गई। पहली सेंसरशिप पॉलिसी कौन सी थी आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे अगर आप जानते हैं तो, अदरवाइज आज के सेशन में आगे हम उसे पढ़ेंगे ही, राइट? नेक्स्ट, बंगाल गैजेट। अब बात करते हैं, ये तो थे यूरोपियंस और खासतौर पे ब्रिटिशर्स द्वारा एस्टेब्लिश जो कानून मतलब न्यूज़पेपर्स थे। अब देखते हैं इंडियंस ने क्या किया। सो बंगाल गैजेट पब्लिश्ड बाय गंगाधर भट्टाचार्य 1816 was the first English newspaper in India to be published by an Indian, while the first newspaper in Hindi was Udant Martand, which was published by Pandit Jugal Kishore at Calcutta in 1826. बहुत ही ज़्यादा important. Bengal Gazette by Gangadhar Bhattacharya and Udant Martand by Pandit Jugal Kishore, both at Bengal region में। ठीक है, दोनों ही कहाँ पर हैं? कैलकाटा से पब्लिश हो रहे हैं। एक दोनों ही इंडियंस द्वारा है, एक इंग्लिश में और एक जो है वो हिंदी में। ध्यान रखिएगा बंगाली में भी नहीं है। उदंत मार्तंड इज नॉट इन बंगाली, इट्स इन हिंदी, राइट? इन 1818 जॉन क्लार्क मार्शमैन, मैंने आपको बताया था ना डच है ये, और आप मुझे बताएंगे कि जॉन क्लार्क मार्शमैन और किन किन के साथ जो है वो भारत आया था। began the publication of monthly magazine in Bangla language titled दिग्दर्शन। सो एक और ये एग्जाम्पल है कि एक यूरोपियन जो है वो इंडियन लैंग्वेज में छाप रहा है। तो जॉन क्लार्क मार्शमैन, आप मुझे बताएंगे कि ये और किन किन के साथ इंडिया आया था और इन्होंने फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है इसी टाइम के अराउंड, 1818 के अराउंड भी। ठीक है, began the publication of a monthly magazine in Bangla language titled दिग्दर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, राइट? उसके बाद इंडियन पाइनियर हैं राजा राम मोहन रॉय। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे वो उदंत मार्तंड हो, चाहे वो दिग्दर्शन हो, चाहे वो बंगाल गैजेट हो, ये तीनों ही न्यूज़पेपर्स में जो भी आर्टिकल्स छप रहे थे उनका आप
नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक अप्रोच थी, या वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ज़्यादा जुड़े हुए थे, या ओवरऑल कहें तो उनकी नेशनलिस्टिक अप्रोच आपको इतनी ज़्यादा नहीं नजर आएगी। साफ साफ नजर आएगा कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन पर है, राइट। लेकिन राजा राम मोहन रॉय इनिशिएटेड द पब्लिकेशन ऑफ नेशनलिस्ट एंड प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन। राजा राम मोहन रॉय के साथ नेशनलिस्ट पब्लिकेशन इंडिया में शुरू होता है, राइट। और ही पब्लिश्ड बंगाली वीकली संवाद कौमुदी एंड पर्शियन लैंग्वेज जर्नल नेम मिरातुल अखबार इन 1822। और फिर जिसे मिरातुल अखबार को उन्हें बंद भी करना पड़ा था, इसीलिए क्योंकि वो एंटी कॉलोनियल या एंटी गवर्नमेंट या एंटी ब्रिटिश पॉलिसीज, सॉरी एंटी ब्रिटिश आर्टिकल्स जो हैं वो छाप रहे थे, राइट। और नेशनलिस्ट जो है वो आर्टिकल्स उनके रहते थे, तो अंग्रेजों ने मिरातुल अखबार को बंद करवाया। ही इज गिवन द क्रेडिट फॉर बीइंग द फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेस, नेशनल प्रेस के फाउंडर, जबकि इससे पहले इंडियंस जो है वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह, बट नेशनल जो है वो क्या बोलते हैं, एंड नेशनलिस्टिक एंड प्रोग्रेसिव पब्लिकेशंस जो हैं वो राजा राम मोहन रॉय को श्रेय दिया जाता है कि ही फाउंडेड द ट्रेंड। एक बार ट्रेंड सेट हो गया तो फिर उसके बाद तो फिर लाइन से जितने भी नेशनलिस्ट, पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, राइट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के साथ जुड़े हुए जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने ही रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस एस्टेब्लिश करी, और फिर दैट डेवलप्ड इनटू इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। सो सोशल फ्रॉम द वेरी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वहीं से ही जो नेशनलिस्ट रहे हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी अपनी पब्लिकेशंस ओपन करनी शुरू कर दी थी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की हो, किसी की वीकली निकलती हो, कोई मैगजीन आती हो, बट दे हैड देयर ओन पब्लिकेशंस एंड द पाइनियर वाज राजा राम मोहन रॉय। तो फिर आपको धीरे धीरे जो है वो, मतलब कहने का मतलब कि पर्सनैलिटीज के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट या रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई जो पर्सनैलिटीज हैं उनके साथ उनकी पब्लिकेशंस को जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो सवाल बनता है वहाँ पर, राइट। घुमा फिराकर यूपीएससी सवाल पूछता है पब्लिकेशंस पर। Now, from 1851, a publication in Gujarati language named Raft Goftar was begun under the editorial leadership of दादा भाई नवरोजी। तो नवरोजी साहब ने रफ्त गुफ्तार एस्टेब्लिश करी, ठीक है, ट्रेंड सेट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अराउंड दिस पीरियड 1853 में द फेमस इंडियन जर्नलिस्ट हरीश चंद्र मुखर्जी बिगैन हिज पब्लिकेशन हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट ने काफ़ी मतलब बड़ा जो है वो स्थान बनाया, क्योंकि हिंदू पेट्रियट में उन्होंने, एज द नेम सजेस्ट, पहले तो हिंदू पेट्रियट नाम में ये दिख रहा है कि नेशनलिज्म से भरा हुआ है और एंटी ब्रिटिश मतलब इसमें आर्टिकल्स रहेंगे और ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज खुलकर किया गया है। अनदर वीकली नेम्ड चंद्रिका वॉज पब्लिश्ड अराउंड दिस सेम टाइम एंड रिप्रेजेंटेड द व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव हिंदूज। कंजर्वेटिव हिंदूज 1853, आपको याद होगा इसी के दौरान दो ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज हुई थी। रद्दाकांत देव वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उन दो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताइए जो मर्ज हुई थी, और जो फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी क्या था बंगाल के रीजन में। हिंट ये देता हूं कि रद्दाकांत देव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक साइड देवेंद्र नाथ टैगोर भी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। आप मुझे कमेंट में बताएंगे किन ऑर्गेनाइजेशंस का बात कर रहा हूं मैं, राइट। नेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ पब्लिकेशंस अंडर इंडियन ओनरशिप रोज एक्सपोनेंशियली इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि 1858 के बाद ब्रिटिश राज आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म। वैसे तो नाम भर का ही शासन था, पहले भी ब्रिटिश क्राउन ही शासन कर रहा था उनके नाम पर, राइट, बट ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन अब शासन कर रहा है। और ब्रिटिश क्राउन ने अपनी पॉलिसीज थोड़ी सी बदली। उन्होंने वाइसरॉय एस्टेब्लिश किया, गवर्नर जनरल, दो अलग अलग पोस्ट वेस्टेड इन सिंगल पर्सन, राइट। और उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, और तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली को एक्सपेंड कर रहे थे। दैट मीन्स प्रोग्रेसिव स्टेप वो अपनी तरफ से उठा रहे थे। एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज जो है वो एस्टेब्लिश की जा रही थी। सो प्रेस में भी उन्होंने थोड़ा सा जो है वो छूट दे दी, ठीक है। देखेंगे आगे इन मतलब प्रेस में कैसे 1858 के बाद छूट मिली है और फिर कहां पर रिस्ट्रिक्शंस ले आई गई, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। दीज इंक्लूडेड अमृत बाजार पत्रिका एडिटेड बाय शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष एंड अ पब्लिकेशन नेम्ड हिंदू फ्रॉम मद्रास।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर began the publication of सोम प्रकाश in Bengali in 1859. I will provide you a list. ठीक है, जितने भी नेशनलिस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट जो रहे हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तीनों के नेशनलिस्ट को अलग अलग से पढ़े, क्योंकि देखिए ये अलग अलग भी है और एक साथ भी हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़े हुए नेशनलिस्ट ने रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश करी एंड देन दे पार्टिसिपेटेड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। बट उनको अलग अलग भी पढ़ना है और जोड़कर भी पढ़ना है एक साथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने पिछले सेशंस मैंने फॉलो किए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने पिछले सेशंस मेरे फॉलो किए हैं, उनको ये बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि मैं किन लीडर्स की बात कर रहा हूँ। रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन से कौन जुड़ा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से कौन जुड़ा है और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से कौन जुड़ा है। और अगर आपने पिछले सेशंस मेरे थॉरली नहीं फॉलो किए हैं तो ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ कि पिछले सेशंस को जरूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। This was the first newspaper against which the Lord Lytton's infamous Vernacular Press Act was invoked. कौन सा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का सोम प्रकाश, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक began the publication of Maratha in English and Kesari in Marathi. Initially the Kesari was edited by Agarkar and Maratha by Kelkar. ध्यान रखना है आपको कि Maratha and Kelkar was though established by बाल गंगाधर तिलक, but initially जो editors हैं वो कोई और थे। तो ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट, ठीक है। मैनी न्यूज़पेपर्स ऑफ द कंट्री वर एडिटेड बाय ब्रिटिश सिटीजन्स टू, ये है एग्जांपल्स बहुत बढ़िया। आज तक भी ऐसे न्यूज़पेपर्स चल रहे हैं, वो शुरू हुए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, मतलब उनके एडिटर जो है वो शुरुआत में ब्रिटिशर्स थे। द मेजर न्यूज़पेपर कौन कौन से, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी चल रहा है 1861 से। उसके अलावा स्टेट्समैन, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पाइनियर इलाहाबाद वाला, सिविल एंड मिलिट्री गैजेट लाहौर से, इंग्लिशमैन, ये सब कुछ ऐसे अखबार हैं जिनको एडिट किया कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। आगे एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसमें सारे नाम होंगे, ठीक है, मत घबराइए। ये रही वो लिस्ट। सो टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में है, किस ईयर में है, किस प्लेस में है और एडिटर या फाउंडर कौन है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश 1861 बॉम्बे, रॉबर्ट नाइट। स्टेट्समैन इंग्लिश 1875 कैलकाटा, रॉबर्ट नाइट। पाइनियर इंग्लिश 1865 इलाहाबाद, जॉर्ज नाइट। और सिविल एंड मिलिट्री गैजेट इंग्लिश 1876 लाहौर, रॉबर्ट नाइट। तो रॉबर्ट नाइट द्वारा आप यहां पर देख रहे हैं कि 3 अखबार जो है वो एडिट किए गए हैं। कहां कहां पर, बॉम्बे, कैलकाटा एंड लाहौर। बॉम्बे, कैलकाटा, लाहौर, ठीक है। उसके अलावा मद्रास हो गया, हैदराबाद है, इलाहाबाद है, दिल्ली, आगरा, लाहौर, ये पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स रहे हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के और फिर प्रेजेंटली पाकिस्तान के। लाहौर प्रेजेंटली पाकिस्तान का पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स है, हॉटस्पॉट है, राइट। सो लाहौर से उन्होंने शुरू किया, ध्यान रखेंगे। सो रॉबर्ट नाइट का नाम और उनके द्वारा फाउंडेड या एडिटेड इन अखबारों का नाम आपको ध्यान रखना है। टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अलावा स्टेट्समैन एंड सिविल एंड मिलिट्री गैजेट। उसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका बंगला में, कैलकाटा में 1868 मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार और विद्यासागर जी ने भी किया है इसमें, राइट। उसके अलावा सोम प्रकाश बंगला में, कैलकाटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू इंग्लिश में 1878 मद्रास वीर राघवाचारी द्वारा, राइट। उसके अलावा केसरी या मराठा इंग्लिश और मराठी में 1881 बॉम्बे बाल गंगाधर तिलक। नेटिव ओपिनियन इंग्लिश 1864 बॉम्बे VN मांडलिक। अब ये कुछ ऐसे नाम होंगे आखिरी में, आपको मेरे पीछे शायद दिख नहीं रहे होंगे तो मैं खुद से पढ़कर बता दे रहा हूं आपको। बंगाली इंग्लिश 1879 कैलकाटा में एस्टेब्लिश सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। सुंदरनाथ बनर्जी का नाम ध्यान रखेंगे आप। तो यहां पर देखिए फाउंडर एडिटर जो इंडियन नेशनलिस्ट है उनकी, और फिर उनके द्वारा पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट सवाल इन पर बनते हैं। बॉम्बे दर्पण मराठी में, बॉम्बे में छपे बाल शास्त्री द्वारा। उसके अलावा कॉमनवील इंग्लिश एनी बेसेंट द्वारा। कवि वाचन सुधा यूनाइटेड प्रोविंस से भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन यूनाइटेड प्रोविंस भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सचिंद्र सिन्हा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। इंडियन रिव्यू GA नतेसन। यंग इंडिया महात्मा गांधी।
नवजीवन महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, आज शिव प्रसाद गुप्त। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, और इनको नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, राइट। सो अगर आपको मल्टीपल, मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा मल्टीपल पब्लिकेशंस अगर नजर आती हैं तो वो याद रखना जरूरी है, उस पर सवाल ज्यादा आसानी से बनता है, ठीक है। प्लस इवेंट के साथ जुड़े हुए, क्योंकि देखिए वैसे तो आपको इन सबके नाम जो हैं वो ध्यान रहने चाहिए, किसने क्या छापा है, राइट। अदरवाइज आप इवेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन पर सवाल बने भी हैं और बनेंगे भी। हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, उदंत मार्तंड, द ट्रिब्यून, अल हिलाल, अल बिलाग, कॉमरेड, हमदर्द, प्रताप पत्र, गदर, हिंदू पेट्रियट, और इनके फाउंडर्स एडिटर कौन है, किस लैंग्वेज में छपे, किस ईयर। ईयर इतना इंपॉर्टेंट ना होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेट्स पर मैं ऑब्वियसली ध्यान नहीं देता हूं, या मैं आपको भी ज्यादा प्रेशर नहीं डालता हूं कि डेट स्पेसिफिक तैयारी करें, नहीं। आप कॉन्सेप्ट तैयार करें, डेट अपने आप जुड़ती जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि डेट्स को इग्नोर करना है। आप कॉन्सेप्ट तैयार करें, डेट अपने आप जुड़ती जाएंगी, ठीक है। आप दयाल सिंह मजीठा द्वारा द ट्रिब्यून एस्टेब्लिश किया गया है, उसके अलावा लाला हरदयाल जी ने गदर एस्टेब्लिश किया, तो आप गदर को स्टडी कीजिए, गदर पूरे मूवमेंट को आप स्टडी करेंगे तो साथ में अपने आप जुड़ जाएगा, डेट्स भी जुड़ जाएंगी साथ में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स, इवेंट्स को आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो डेट्स अपने आप जुड़ती चली जाएंगी, तो स्ट्रेस मत लीजिए डेट्स को लेकर इतना, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, न्यूज एजेंसीज कौन कौन सी हैं? सो एपीआई, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ये 3 न्यूज एजेंसीज हैं, राइट। अब देखते हैं कि ये जो जितनी भी प्रेस इंडियन नेशनलिस्ट ने, यूरोपियंस ने, या देख रहे हैं आप, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, फिर रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, उससे पहले यूरोपियंस ने एस्टेब्लिश की प्रेस, राइट। सो इन सभी प्रेस पर पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन ब्रिटिश राज ने किस तरह रिस्ट्रिक्शंस लगाए। सो आइए देखते हैं। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी स्टडीड क्रोनोलॉजिकली अंडर द फॉलोइंग हेड। सबसे पहले तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। तो मैंने आपको बताया ना कि 1780s वाला जो पूरा डेकेड है, बहुत सारे अखबार छपे यहाँ पर, देखिए ये रहे, राइट, बहुत सारे अखबार छपे, और काफ़ी सारी जो है वो एंटी गवर्नमेंट स्टेट क्रिटिकल आर्टिकल्स इन्होंने छापे। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके का कानून तो बनाना है, क्योंकि वो नहीं अपने खिलाफ जो है वो बोलने दे सकते ओपनली किसी को भी। सो प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया बिगिन विद दिस एक्ट पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। इट वॉज रिवोक्ड इन 1818 अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको वापस ले लिया। अब देखिए, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट जैसे बहुत सारे एक्ट्स आएंगे जिनको इन्वोक और रिवोक किया जाएगा टाइम बाय टाइम, राइट। दैट मीन सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट जो है वो वेलेस्ली के टाइम लगाया, हेस्टिंग्स ने हटा लिया। क्यों लगाया जाता है और क्यों हटाया जाता है, ये आपको समझाऊंगा मैं, राइट। अब देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो बहुत बढ़ चढ़कर इस टाइम 1799 उन्होंने मैसूर को लड़ झगड़ कर छीना। उसके अलावा मराठों से उनका पंगा चल रहा था बहुत, है ना, मतलब लड़ रहे थे लगातार, वो कांस्टेंट वॉरफेयर में ही थे पेनिनसुलर इंडिया में। और वो हिंदू और मुस्लिम्स को भी जो है वो कई फ्रंट्स पर लड़वाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सिविल मतलब जुडिशरी को एस्टेब्लिश किया जा रहा था, पुलिस सर्विस को एस्टेब्लिश किया जा रहा था, और सिविल सर्विसेज को एस्टेब्लिश किया जा रहा था, ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये सब जो कॉलोनियल पॉलिसीज हैं, इन सब के लिए आर्टिकल छप रहे थे और यूरोप तक पहुंच रहे थे कि इंडिया में ये सब हो रहा है, और मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये बात जा रही थी कि ब्रिटिश राज जो है वो इंडिया में लोगों को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा है, लैंडलेस मजदूर क्रिएट किए जा रहे हैं, नेटिव्स, मतलब बहुत सारे छल कपट का इस्तेमाल करके। क्योंकि देखिए, मैसूर को हराया गया है बहुत बुरी तरह, है ना, तो ईमानदारी से तो हराया नहीं अंग्रेजों ने, बहुत छल कपट का इस्तेमाल किया, और ये छपा भी होगा। तो इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो अंग्रेजों ने करी। तो लॉर्ड वेलेस्ली नहीं चाहते थे कि इंटरनेशनल उसको अटेंशन मिले, सो केम द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग चाहते थे कि उन्होंने जो किया या जो कर रहे हैं वो दुनिया को पता चले, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नया एजुकेशनल सिस्टम लेकर आ रहे थे अंग्रेज, ठीक है। 1813 के बाद एक्लीसियस्टिकल एक्टिविटीज इंडिया में बढ़ रही थी, तो वो चाहते थे कि ग्लोबल लेवल पर भी और इंडिया में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम
या मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज या ये सब जो हैं वो फैले, यानी कि ब्रिटिश जो आइडियाज़ हैं वो फैले। सो उन्होंने रिवोक कर दिया सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। ठीक है। सो पॉइंट यहां पर बेसिकली ये है कि सेंसरशिप एक्ट तब लगाए गए जब ब्रिटिशर्स जो है वो अपने रिप्रेशन को छुपाना चाह रहे थे, और सेंसरशिप एक्ट तब हटा दिए गए जब वो बढ़ाई करवाना चाह रहे थे अपने द्वारा लिए गए सपोजिड प्रोग्रेसिव स्टेप्स की, जैसे बेंटिक ने हटवा दिया था, क्योंकि बेंटिक और फिर उसके बाद भी हटाए गए क्योंकि उन्हें लगा कि बेंटिक ने जो बढ़िया काम किए हैं वो लोगों को पता चलने चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, एक पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड बनना चाहिए। और क्योंकि 1813 के बाद अंग्रेजों को क्या चाहिए था, मिडिल क्लास डेवलप हो, लॉयलिस्ट वर्ग डेवलप हो, जिसको कंज्यूमर बनाया जा सके। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑफ 1823। द एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स थे इस समय, who had reactionary views, enacted these regulations. According to these regulations, starting or using a press without a license was a penal offense. So licensing regulation basically क्या है, प्रेस एस्टेब्लिश करनी है तो लाइसेंस हमसे लेना पड़ेगा, और ब्रिटिशर्स लाइसेंस केवल उन्हीं को ही देंगे जो कि मतलब क्रिटिकल गवर्नमेंट क्रिटिकल आर्टिकल्स ना लिखता हो, जिसका रिकॉर्ड हो ऐसा, जो लॉयलिस्ट हो, राइट। सो दैट मीन्स ये एक स्टेप था, लॉयलिस्ट को ही प्रमोट किया जाएगा, राइट। दीज रिस्ट्रिक्शंस वर डायरेक्टेड चीफली अगेंस्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स और दोज एडिटेड बाय इंडियंस, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा एस्टेब्लिश्ड मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ा था। उनको लाइसेंस नहीं दिया गया, इसलिए बंद करना पड़ा उन्हें, राइट। राजा राम मोहन रॉयज मिरातुल अखबार हैड टू स्टॉप इट्स पब्लिकेशन ड्यू टू दिस रेगुलेशन। इसीलिए आप ये पाएंगे, देखिए यहां पर ना सवाल बनता है एक मेंस ओरिएंटेड कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ही क्यों हुए, इस दौरान जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो है वो क्यों नहीं एस्टेब्लिश हुए, ज्यादा कुछ हुए, ज्यादा क्यों नहीं एस्टेब्लिश हुए। तो उनमें से एक जवाब ये भी है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, या इस सेंस में भी आंसर दे सकते हैं कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन जब आया 1823 का, सो उसके तहत केवल उन्हीं को ही पब्लिकेशंस प्रोवाइड की गई, या वही मतलब उन्हीं लोगों को लाइसेंस दिया गया जो कि या तो लॉयलिस्ट हों या तो वो एंटी कॉलोनियल आर्टिकल्स ना लिखें, ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हुए आर्टिकल्स ना लिखें। सो ऑटोमेटिकली उनका ध्यान जो है फिर वो कहाँ चला जाता है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। दैट मीन्स अगर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में वो लिख भी रहे हैं, है ना, भारतीय सोसाइटी को रिफॉर्म करने के बारे में लिख रहे हैं, तो वो एंटी कॉलोनियल बातें नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। सो इसीलिए आपको ये नजर आएगा कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में एक कारण ये है, आप और भी बहुत सारे कारण हैं, जब मेंस लेवल पर ले जाऊंगा आंसर राइटिंग करवाऊंगा तो और अन्य फैक्टर्स को भी डालेंगे हम उसमें, क्योंकि मैंने देखिए आंसर राइटिंग के बीच जो है वो आपके दिमाग में डाल दिए हैं। कोई भी आंसर लिखना होता है, मान लीजिए आपको किसी फैक्टर्स अगर प्रोवाइड करने हैं तो आपको ध्यान रखना है मल्टी फैक्टरल अप्रोच। सो अगर सवाल यही है कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में नेशनलिस्ट मूवमेंट क्यों नहीं डेवलप हुआ, सोशियल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ही क्यों डेवलप हुआ, उसमें एक फैक्टर आप ये भी डाल सकते हैं कि प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस थे, इसीलिए केवल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाले ही जो प्रेस एक्टिविटीज हैं वो प्रमोट हो सके। नेशनलिस्टिक जो प्रेस है जैसे कि मिरातुल अखबार, उनको लाइसेंस दिया ही नहीं गया, वो बंद हो गए, राइट। आगे बढ़ते हैं, लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट 1835। अब विलियम बेंटिक आते हैं, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक शोड अ लिबरल आउटलुक टुवर्ड्स द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में काम किया, कई प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाने में मदद की, भारतीयों की भी और खुद भी उठाए। तो वो चाहते थे कि उनका नाम बढ़ चढ़कर आगे हो, तो प्रेस को उन्होंने आज़ादी देने की कोशिश करी कि प्रेस को आज़ादी होगी तभी तो वो छापेंगे ना उनके बारे में, राइट। दिस लिबरल एटीट्यूड वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय चार्ल्स मेटकाफ। आते हैं उसके बाद, बेंटिक के बाद लंबे टेन्योर में चार्ल्स मेटकाफ आएंगे, who repealed the obnoxious 1823 ordinance and earned the epithet liberator of the Indian press। क्योंकि बेंटिक ने काम किए थे प्रोग्रेसिव, चार्ल्स मेटकाफ की कोशिश ये थी कि वो भी प्रोग्रेसिव कामों को आगे रखें, एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था, खासतौर पे यहाँ पर 1835 के बाद मैकॉले के माइन्यूट को प्रमोट किया जा रहा था, राइट। सो दैट मीन्स अभी भारतीयों की जरूरत थी, इंडियन प्रेस की जरूरत थी अंग्रेजों को,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिबरेट कर दिया। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ ने लिबरेट कर दिया 1823 का। अब 1823 में ये लगाया क्यों गया था? ठीक है, क्योंकि हेस्टिंग्स के टेन्योर में हेस्टिंग्स ने जो काम किए थे, राइट, हेस्टिंग्स अपने काम को पब्लिकेट कराना चाह रहा था, लेकिन हेस्टिंग्स ने मराठों को बहुत छल कपट से हराया और उनको कंट्रोल किया। उसके अलावा वो बर्मा में पंगे ले रहा था, उस समय बर्मा में लड़ाई चल रही थी। ठीक है, एंग्लो बर्मीज वॉर 1823 के आसपास एक्टिव था, राइट। और भी उसके अलावा बहुत सारी और एजुकेशन को एक्लिसियस्टिकल एक्टिविटीज बढ़ चढ़कर कन्वर्जन्स करवाए जा रहे थे इस समय। तो उन कन्वर्जन्स के खिलाफ जो है वो भारतीय बोल रहे थे, क्योंकि देखिए राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार में खुलकर बोल रहे थे कि हमें जो क्रिश्चियनिटी है उनके पॉइंट्स को अडॉप्ट कर कर हिंदू सोसाइटी में डालना है, हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट क्यों होना। और इस दौरान बढ़ चढ़कर कन्वर्जन्स कराए जा रहे थे अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, खासतौर पर जो ट्राइबल इंडिया है उसमें, बंगाल के आसपास, उड़ीसा के आसपास, तो वो नहीं चाहते थे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग जो हैं वो खुलकर बोले, तो उनकी आवाज दबा दी गई। हेंस द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823, राइट। बट 1835 के बाद अब भारतीयों की जरूरत थी कि वो फैलाएं ऐसे, मतलब एजुकेशनल जो पॉलिसीज लेकर आए अंग्रेज, उनको ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचाया जाए। हेंस लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट 1835। अगर इस तरह कॉन्सेप्ट में डालकर समझोगे तो फैक्ट्स याद भी रहेंगे, क्योंकि देखिए मैंने बोला ना, मेंस के लिए तैयार करो, कॉन्सेप्ट्स को तैयार करो, फैक्ट्स अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। अंग्रेजों की पॉलिसी समझो, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। अगर आप केवल फैक्ट 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 रटते रहोगे तो फिर मेंस नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यू प्रेस एक्ट 1835 रिक्वायर्ड अ प्रिंटर पब्लिशर टू गिव अ प्रिसाइज अकाउंट ऑफ द प्रीमिसेस ऑफ अ पब्लिकेशन एंड सीज फंक्शनिंग इफ रिक्वायरिंग बाय अ सिमिलर डेक्लेरेशन। अब देखिए, अब लिबरेशन ऑफ प्रेस एक्ट तो है, लिबरेट तो किया गया, लेकिन बोला गया कि कहां से छाप रहे हो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दीजिए। ठीक है, द लिबरल प्रेस पॉलिसी रिजल्टेड इनटू रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन बढ़ाई जा रही थी, राइट। अंग्रेजी में और वर्नैक्युलर भाषाओं में भी कई, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना, ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट की जो बहस है वो आगे बढ़कर डेवलप हो गई थी इंग्लिश एजुकेशन और वर्नैक्युलर एजुकेशन में। फिर वो आगे बढ़कर डेवलप हो गई थी प्राइमरी और सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन में, राइट। ये धीरे धीरे बहस डेवलप हो रही थी। तो अभी किस फेज में थे? अभी थे इंग्लिश और वर्नैक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, इस बहस पे थे अभी। ठीक है, मतलब 1858 से पहले पहले, है ना। यानी कि इंग्लिश एज वेल एज वर्नाक्युलर दोनों प्रेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और यहीं से 1835 के बाद आपको धीरे धीरे स्विच आपको जो है वो होता हुआ नजर आएगा। किसमें? नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स आपको यहां पर डेवलप होती हुई नजर आएंगी। और 1835 के बाद 1840 वाला जो डेकेड है उसमें आपको पहले रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस आते हुए नजर आएंगे। खैर, इस डेप्थ में ये केवल मैंने आपको एक हिंट भर दे दिया। जब हम ऑप्शन लेवल पे पढ़ेंगे या GS1 लेवल का जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, तब हम इन पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग में मदद करेंगे हमारी ये, राइट। नेक्स्ट आएगा लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। अगेन लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया, क्यों? क्योंकि रिवॉल्ट चल रही थी। रिवॉल्ट के दौरान जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर छापा जा रहा था। 1835 से लिबरेशन मिल गई थी, लेकिन अब अंग्रेजों को फिर से कंट्रोल करना था प्रेस पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में अंग्रेजों ने अलग चलाया हुआ था प्रोपेगेंडा कि सिपाहियों ने म्यूटनी करी है, ज्यादा अंग्रेजी औरतें नहीं मारी गई हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो है वो इमेज ब्रिटेन में बचाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए भारतीयों की प्रेस को कंट्रोल करना जरूरी था, ताकि ब्रिटेन तक या यूरोप या इंटरनेशनल लेवल पर ना पहुंचे कि किस तरह, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या एक्टिविटीज ऐसी करी कि भारतीयों को रिवॉल्ट करनी पड़ गई। ठीक है, so due to the emergency caused by revolt of 1857, licensing restrictions were imposed by this act in addition to the already existing restriction procedure laid down by Metcalfe Act। देखिए, चार्ल्स मेटकाफ ने लिबरेशन तो दिया, लेकिन इट वाज, ये नाम का लिबरेशन था, लिमिटेड था ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको, मतलब आप एनोनिमसली नहीं छाप सकते थे। पॉइंट ये है कि आप एनोनिमसली नहीं छाप सकते, है ना। अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, गवर्नमेंट reserved the right to stop publication and circulation of any book, newspaper or printed matter, right। so जैसे कि वर्ल्ड वॉर छपता है और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगता है World War I, World War II में, उसी तरह रिवॉल्ट के दौरान लाइसेंसिंग एक्ट लगाया गया
किसी भी तरीके का प्रिंट मीडिया है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो उसको सीज कर सकती है, स्टॉप कर सकती है उसके पब्लिकेशन को, जब चाहे उनकी मर्जी हो। ठीक है, तो एक तरह से इसको भी काला कानून कहा जा सकता है, क्योंकि मतलब जो भी पब्लिकेशर है या जो भी क्या बोलते हैं एडिटर है, वो कोई भी अपील वगैरह दलील वगैरह कुछ नहीं कर सकते। अंग्रेजों के पास पूरा हक था वो उनके मतलब पब्लिकेशन को सीज कर ले। नेक्स्ट आएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। सो 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट है, इसके खिलाफ भारतीयों का विरोध हुआ। 1858 के बाद ब्रिटिशर्स ने एक थोड़ी सी जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने ऐलान किया कि हम भारतीयों को अब मतलब मौका देंगे, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तक इंडियन पहुंचे और उनकी आवाज जो है फिर वो वायसराय तक पहुंची। कुछ समय बाद धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेसिव स्टेप उठाना था, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 लाए। मेटकाफ्स एक्ट ऑफ 1835 वाज रिप्लेस्ड बाय दिस एक्ट। मेटकाफ ने क्या बोला था कि आपको प्रेमिसेस के बारे में जानकारी देनी है कि आप कहां छाप रहे हैं। ठीक है, उसको रिप्लेस किया गया रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 से। कैसे? दिस एक्ट वाज अ रेगुलेटरी नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। ये रेगुलेशंस, अब प्रेस के ऊपर ऑफिशियल रेगुलेशंस लगाई जानी शुरू हुई। अभी तक रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी, जब मर्जी चाहे रिस्ट्रिक्शंस ले आए। ठीक है, जैसे लाइसेंसिंग एक्ट ले आए वो 1857, उससे पहले 1823 का भी लाइसेंसिंग एक्ट था। ठीक है, 1799 में भी वो रिस्ट्रिक्शन था, रेगुलेशंस नहीं थे। अब रेगुलेशंस आई पहली बार। सो ये डायरेक्ट सवाल बनते हैं, राइट? As per the act, every book newspaper was required to print the name of printer and the publisher and the place of publication, and a copy was to be submitted to local government within a month of publication of a book. अब ये regulations है कि बुक किसने छापी है, पब्लिशर का नाम, एडिटर का नाम, उन कहां पर उन्होंने छापी है, प्लेस, और 1 महीने के अंदर अंदर कॉपी जो है वो अथॉरिटी के पास पहुंच जानी चाहिए। अदरवाइज क्या? अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, फाइन लगाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सीज कर लिया जाएगा प्रेस को। ठीक है, सो दिस वाज द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 एंड इट वाज रेगुलेटरी इन नेचर। रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप छापो, लेकिन आप हमें बताकर छापो क्या छाप रहे हैं आप, कौन छाप रहा है, किधर से छाप रहा है, आप हमें बताकर छापोगे, अनोनिमसली नहीं छाप सकते। ठीक है, उसके बाद आता है वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878। अब इसी बीच ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी आप ध्यान रखेंगे। 1857 से पहले की क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही थी, उसके साथ कनेक्ट करते हुए चलेंगे आप प्रेस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेस एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ। क्यों? क्योंकि जनता तक कितनी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, राइट ना। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आता है 1878। कौन लेकर आएगा? लिटन लेकर आएंगे। लिटन क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि दुखी है लिटन। मेयो और फिर उसके बाद रिपन। मेयो साहब ने प्रोविंसेस या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिबरेशन या फाइनेंशियल जो है वो आप कह सकते हैं कि सेल्फ सब्सिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करी, इनिशियल स्टेप्स उठाए, उसको फर्दर कैरी आउट किया रिपन ने। ठीक है, सो बेसिकली हो ये रहा था कि मेयो के टाइम में खुलकर छापा जा रहा था मेयो के लिए कि बहुत बढ़िया काम किया है, राइट। लेकिन फिर आए लिटन, और लिटन की पॉलिसीज रिएक्शनरी, और लिटन जो है वो कंट्रोल अपना बढ़ाना चाह रहे थे। तो कंट्रोल बढ़ाना चाहे उन्होंने, और जो मेयो ने काम किया था लिबरेशन का, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, तो उसके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया फिर इंडियन नेशनलिस्ट ने। तो अब अगर लिटन की पॉलिसीज के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया तो लिटन को अब कंट्रोल में करना था, राइट। Introduced by Lord Lytton, this act is seen by some as the culmination of racial tensions between Indians and English. As post 1857, the English newspaper had increasingly acquired a pro-government tone, while the vernacular language papers had become increasingly critical of the colonial state. अब 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि हम भारतीयों की भलाई के लिए काम करेंगे सारे। ठीक है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया गया। मैंने बोला ना, इंग्लिश और वर्नैक्युलर की बहस है। ठीक है, कि वर्नैक्युलर में एजुकेशन देनी है, इंग्लिश में देनी है, वर्नैक्युलर में कितनी एजुकेशन देनी है, इंग्लिश में कब से एजुकेशन देनी है। तो ये बहस मैंने आपको एजुकेशन वाले टॉपिक में कराई थी। ठीक है, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि लिटन से जस्ट पहले मेयो ने लिबरल स्टेप्स उठाए थे, जिनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था लिटन ने। तो यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इनके खिलाफ फिर कॉलोनियल स्टेट की पॉलिसीज के खिलाफ क्रिटिकली भारतीयों ने लिखा। एंड नॉट जस्ट दैट, 1857 के बाद से ही
जो डिसकंटेंट था लोगों के बीच, वो रूलिंग क्लास को तो अंग्रेजों ने अपने साथ जोड़ लिया, पीजेंट्री को उन्होंने लैंडलेस बनाया हुआ है, और जो मिडिल क्लास डेवलप हो रहा है उसके अंदर जो डिसकंटेंट है, क्योंकि मिडिल क्लास एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, और मिडिल क्लास को आरसी दत्त, दादा भाई नवरोजी और अन्य कई लीडर्स के माध्यम से पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स किस तरह भारतीय वेल्थ को खींच कर ले जा रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड वर्ग है, वो जो पब्लिकेशन छाप रहा है उसमें वो क्रिटिकली, मतलब वो क्रिटिकल है अंग्रेजों की पॉलिसीज की तरफ। तो ये बात जो है वो लिटन को समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, तो उन्होंने वर्नैक्युलर भाषा में छपने वाले जितने भी अखबार हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी। ठीक है, अंग्रेजी अखबार नहीं, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में जो अखबार छप रहे थे वो बहुत ज्यादा लॉयलिस्ट हो चुके थे, नेशनलिस्ट अखबार छप रहे थे वर्नैक्युलर भाषाओं में, राइट। दिस एक्ट वाज सेड टू बी रिस्पॉन्स टू आनंद बाजार पत्रिकाज इंसिस्टेंस ऑन मेंटेनिंग एडिटोरियल इंडिपेंडेंस। आनंद बाजार पत्रिका जो है ना, बहुत खुलकर या बहुत इनडायरेक्ट तरीके से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही थी। ठीक है, तो आनंद बाजार पत्रिका को जो है वो कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी था, तो उसके लिए वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट या वीपीए वाज डिजाइन्ड टू बेटर कंट्रोल द वर्नैक्युलर प्रेस एंड इफेक्टिवली पनिश एंड रिप्रेस सेडिशियस राइटिंग। द एक्ट मैंडेट क्या था, देखिए एक्ट में, the district magistrate was empowered to call upon the printer and publisher of any vernacular newspaper to enter into a bond with the government, undertaking not to cause disaffection against the government or antipathy between persons of different religious caste and race through published material। अब देखिए, अब ना ब्रिटिशर्स ने क्या लगाया कि जो वर्नैक्युलर प्रेस है ना वो बहुत ज्यादा कम्युनलिस्टिक हो चुकी है। दैट मीन्स जो बंगाल के हिंदू डोमिनेशन वाले एरिया है वहां से जो कास्ट हिंदू पब्लिकेशंस तैयार कर रहे हैं वो बहुत हिंदू मतलब समझ रहे हैं, वो हिंदुओं के फेवर में बात कर रहे हैं, जिससे जो माइनॉरिटीज हैं वो इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अब 1857 की रिवॉल्ट में अंग्रेजों ने इल्जाम लगाया था मुस्लिम्स पर कि मुस्लिम्स की वजह से ये रिवॉल्ट हुआ है, राइट। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक डिसकंटेंट में थी अंग्रेजों के साथ, बट स्टिल सैयद अहमद खां, अलीगढ़ मूवमेंट और इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनका इस्तेमाल करके मुस्लिम पॉपुलेशन को अपनी साइड खींचने की कोशिश करी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, सो दैट मीन्स बेसिकली कम्युनल बीज जो है वो डले हुए थे। इस वाले पॉइंट को मैं कह रहा हूं कि रिलीजियस कास्ट, क्योंकि अपर कास्ट हिंदूज जो है वो बंगाल वाले रीजन को उन्हीं के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो पब्लिकेशंस छाप सकें, रेस और ये इन सारे मामलों पर, मतलब इन सारे मामलों को मुद्दा बनाया अंग्रेजों ने कि जो वर्नैक्युलर भाषाओं में जो अखबार छप रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा एलिटिस्ट हैं, वो कास्ट सिस्टम या रिलीजियस बायस जो है वो अपना रहे हैं और वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। गवर्नमेंट तो बहुत सेक्युलर अप्रोच लेकर बैठी हुई है और गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलना। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी वर्नैक्युलर भाषा का अखबार है उसके पब्लिशर और उसके एडिटर को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं कि अगर आपने कुछ भी ऐसा छापा तो आपकी पूरी पब्लिकेशन को हम सीज कर लेंगे। ठीक है, जमीन समेत हमारी हो जाएगी। दिस वाज वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। और कई वर्नैक्युलर भाषाओं में छपने वाले कई सारे अखबार, पत्रिकाएं, मैगजीन, उन सब की जो है वो प्रेस जमीन समेत अंग्रेजों ने सीज भी करी। ठीक है, सो बेसिकली गला घोटा जा रहा था। अभी तक जमीन सीज करने वाला जो है वो मतलब खुलकर जमीन सीज कर लेना है, समझ रहे हैं, केवल प्रेस को सीज नहीं करना, केवल उनके पब्लिशिंग राइट्स नहीं छीन लेना या लाइसेंस कैंसिल नहीं कर देना, ये बहुत अलग चीज है। उनकी मशीनरीज को जब्त कर लेना, उनकी जमीन तक को जब्त कर लेना। ठीक है, ये हुआ वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट में। द प्रिंटर एंड पब्लिशर could also be required to deposit security which could be forfeited if the regulation were contravened and press equipment could be seized if the offense reoccurred। ये था वो पॉइंट। पहले तो उनको बॉन्ड करना पड़ेगा, उनको 1000-1500 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर वो एक या एक से ज्यादा बार ऐसी एक्टिविटीज करते हुए मिलते हैं तो उनके प्रेस इक्विपमेंट को, इनफैक्ट उनकी जमीन तक को सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुड बी फाइनल। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और है, समस्या ये है कि एपेलेट अथॉरिटी नहीं दी गई। ठीक है, कोई अपील करने की आपको अथॉरिटी नहीं है, जो डीएम कह देगा वो फिक्स है, आप हायर कोर्ट्स में नहीं जा सकते।
would be final in the above case and can't be appealed against in court. Every press was needed to give in writing that it won't publish anti-government articles. तो सबसे लिखकर कानूनी तरीके से फंसाए जा रहे हैं, सबसे रिटर्न बॉन्ड करवा लिया कि आप नहीं करेंगे, और अगर आप करते हैं तो हम सीज कर लेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर किसी इंडियन प्रेस को छापना है, किसी वर्नाक्युलर प्रेस को छापना है, तो उसको साइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली डेथ वारंट है वो। अगर उसने साइन कर दिया, ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा। अगर वो साइन कर देता है तो वो छाप नहीं सकता क्या बोलते हैं, एंटी कॉलोनिस्ट या एंटी इंपीरियलिस्ट आर्टिकल्स, राइट। और अगर वो छापता है तो फिर उसकी प्रेस को सीज कर लिया जाएगा। तो बेसिकली ये तो बुली किया जा रहा है, गर्दन दबाई जा रही है। इसीलिए इसको गैगिंग एक्ट कहा गया, द गैगिंग एक्ट, कि ये गला घोट रहा है। द एक्ट इज नोन एज गैगिंग एक्ट। The worst feature of this act was the provision of discrimination against English and vernacular press and no right to appeal. सबसे बुरी बात यह थी कि जो इंग्लिश भाषाओं में जो छप रहे हैं अखबार, उनके लिए नहीं था, ये वर्नैक्युलर भाषाओं में जो अखबार छप रहे हैं उनके लिए था। क्यों? क्योंकि आम लोगों तक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर्नैक्युलर जो लैंग्वेज है उसमें पहुंच रहे थे, राइट, इन प्रेस के माध्यम से। द पीपल अगेंस्ट whom this act was invoked include सोम प्रकाश, भारत मिहिर। दिस एक्ट वॉज रिवोक्ड इन 1881 बाय रिपन। रिपन ने फिर ये एक्ट वापस ले लिया, फिर भी उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखी, बट ये ओवरऑल ये एक्ट जो है वो वापस ले लिया गया। बट जब तक ये एक्ट लगा रहा तब तक जो है वो कई भारतीय अखबार, वर्नाक्युलर अखबार जो है वो ठीक से छाप नहीं सके। ठीक है, बहुत चतुरे थे हमारे नेशनलिस्ट, वो डायरेक्टली नहीं क्रिटिसाइज करते थे, बहुत वो इनडायरेक्ट वे से बोलते थे ताकि लोगों को समझ आ जाए, राइट। डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो उन पर मतलब क्या बोलते हैं, बॉन्ड, उन पर बॉन्ड को जो है वो तोड़ने का चार्ज लग जाएगा, राइट। इन 1898 गवर्नमेंट थ्रू सेक्शन 153A मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर एनीवन टू ब्रिंग इनटू कंटेम्प्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू क्रिएट हेटेड अमंग द डिफरेंट क्लासेस। बट अभी तक तो रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस प्रेस पर लगाई जा रही थी। 1898 में अंग्रेजों ने गजब ढा दिया जब उन्होंने 153A ऐड कर दिया आईपीसी में। और ये बेसिकली सेडिशियस एक्टिविटीज का था कि अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे आप वो मंच पर खड़े होकर बोल रहे हो, चाहे वो अगर आप दीवार पर लिख रहे हो, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, किताब के, कुछ भी है, वो एक सेडिशियस एक्टिविटी की तरह काउंट किया जाएगा और 153A के तहत आपको सजा होगी। बाल गंगाधर तिलक साहब को तुरंत सजा हुई थी 153A के तहत। आप मुझे बताएंगे क्यों सजा हुई थी बाल गंगाधर तिलक साहब को? ठीक है, और भी कई लीडर्स को हुई थी, बट प्रोमिनेंट लीडर में बाल गंगाधर तिलक साहब। ठीक है, उसके अलावा न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908 यानी कि इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लगा हुआ है, वो हटाया किसने? रिपन ने, लेकिन उसकी जगह सेडिशन एक्ट लगा दिया 153 है। फिर 1908 से पहले आप लोग जानते हैं 1905, 6, 7 की घटनाएं है ना, बंगाल में, बंगाल का पार्टीशन, फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत में स्प्लिट होना, 1909 में फिर क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ रहे थे, राइट। सो दैट मीन्स बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज के खिलाफ जो है वो भारतीय बोल भी नहीं सकते थे खुल के। क्यों? क्योंकि 153A तलवार की तरह बैठा हुआ था, पर अगर वो लिखेंगे खुल के तो तुरंत जो है वो सेडिशन का चार्ज उन पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, दिस एक्ट अब ऑलरेडी 153A मौजूद है, उसके ऊपर जो है वो लेकर आया गया न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908। देखते हैं क्या कह रहा है ये। दिस एक्ट एम्ड अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी एज द एक्ट एम्पावर्ड द मैजिस्ट्रेट्स टू कॉन्फिस्केट प्रेस प्रॉपर्टी which published objectionable material likely to cause incitement to murder acts of violence। अब देखिए 1908 से पहले आप मुझे बताएंगे कि किसका मर्डर हुआ था, राइट, किसका मर्डर किया गया था, जिसकी वजह से दामोदर ब्रदर्स को फिर काले पानी की सजा भी हुई थी। ठीक है, उसके अलावा 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ, अंग्रेजों को बिल्कुल समझ आ गया कि मॉडरेट्स जो है वो हमारी तरफ हो रहे हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की तरफ, और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अभी बिल्कुल अकेले हैं, और मुस्लिम यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट बट गया है ना। अंग्रेजों की यही तो चाल थी ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट को उन्होंने तोड़ दिया, सेडिशन के खिलाफ वो कानून लेकर आ गए,
इंडियन नेशनल मूवमेंट उन्होंने कैसे तोड़ दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो अलग हो गई, दूसरी साइड मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए सूरत स्प्लिट में। अब मॉडरेट्स को अपनी साइड जोड़ लिया उन्होंने, मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग को उन्होंने अपनी साइड जोड़ लिया ये गोली देकर कि जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आ रहे हैं दोनों के लिए बहुत बेहतरीन कानून बनाएंगे हम। और एक्सट्रीमिस्ट विरोध करते रहे इसका, और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कुछ खुलकर छाप नहीं सकते क्योंकि ऊपर सिडिशियस कानून बैठा है। ऐसे में आप मुझे बताएंगे कि किस अफसर की हत्या भी कर दी गई, अंग्रेजों को और बहाना मिल गया कि और स्ट्रिक्ट कानून लाए गए। तो फिर न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया कि अगर कोई भी हल्का सा भी कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ छापता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा कि वो इंसाइटमेंट टू मर्डर कर, मतलब वायलेंस इंसाइट करने के लिए, वायलेंस इंसाइट करने का चार्ज लगा दिया जाएगा कि अगर कोई हल्का सा भी नेशनलिस्टिक छाप रहा है वो बेसिकली वायलेंस को इंसाइट कर रहा है। इसके तहत फिर से एक बार बाल गंगाधर तिलक साहब को अरेस्ट कर लिया गया था, उनकी प्रेस को सीज कर दिया गया था, लाला लाजपत राय साहब को इंडिया से बाहर जाना पड़ा, और कुछ क्या बोलते हैं बिपिन चंद्र पाल को एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेना पड़ा, और मतलब तितर बितर हो गए, एक्सट्रीमिस्ट तितर बितर हो गए, जिससे जो यूथ एक्सट्रीमिज्म के साथ जो जुड़ा था वो लीडरलेस हो गया। और फिर हमें रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है 1910s के डेकेड में, जो कि गदर पार्टी, जिमरमैन प्लान, अनुशीलन समिति, इन सब की जो है वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910। दिस एक्ट रिवाइव्ड द वर्स्ट फीचर्स ऑफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। फिर से रिवाइव किया गया इंडियन प्रेस एक्ट 1910 से। क्यों? क्योंकि जेल भेजा गया तिलक साहब को, उसके खिलाफ जो है वो भड़क गए एक्सट्रीमिस्ट, बढ़ चढ़कर छापने लगे और बगैर किसी परवाह के, मतलब क्योंकि बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बन गई थी। जैसे ही बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया गया, मॉडरेट्स अलग हो गए, मुस्लिम लीग अलग हो गई, और 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म से कुछ नहीं निकल कर आया, या इंडियन काउंसिल एक्ट से कुछ नहीं निकल कर आया, फायदे का नहीं निकल कर आया, राइट। उल्टा मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, राइट। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई, लेकिन वो सब एक बड़ा जो है वो, समझ रहे हैं, एक बड़ी गोली थी वो। मॉडरेट्स को ये बात समझ आई और मॉडरेट्स कमजोर हो गए। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज एस्टेब्लिश कर ली, और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज ने सीक्रेट, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या लगाया हुआ है, एक और न्यूज़पेपर एक्ट लगाया हुआ है, तो वो अब खुलकर, यानी कि लाइसेंस्ड अखबारों में तो वो नहीं छाप सकते हैं, तो वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, अंडरग्राउंड अखबारों में, अंडरग्राउंड पैम्फलेट्स, आर्टिकल्स को छापेंगे वो, तो उसके ऊपर कंट्रोल के लिए इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया 1910। The local government was empowered to demand a security at registration, minimum 1500 to maximum 2000 from the printer, publisher, and forfeit या deregister if it was an offending newspaper, and the printer of a newspaper was required to submit 2 copies of each issue to local government free of charge। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में जिस तरह बोला गया था कि आपको बॉन्ड करना है, उसी तरह यहां पर भी बोला गया इंडियन प्रेस एक्ट में कि आपको 1500 से 2000 रुपए का बॉन्ड करना है। उस समय बहुत हुआ करता था 1500 से 2000 रुपए। और अगर आप किसी भी तरह का, मतलब एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी अगर आप हल्की सी भी छापते हैं तो तुरंत जो है वो आपका पूरा सिस्टम सीज कर लिया जाएगा, राइट। सो इट वाज बेसिकली रिवाइवल ऑफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मतलब बड़े लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो एकदम से गायब हो गए थे सीन से, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गई थी उनको कंट्रोल करने के लिए, राइट। उसके बाद आता है इंडियन, फिर वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ेगी। वर्ल्ड वॉर 1 में तो फिर क्या बोलते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आएगा ही, फिर उसके अलावा फिर रॉलेट एक्ट, वो सारी चीजें छपेंगी, राइट। इंडियन प्रेस एक्ट आएगा, इमरजेंसी पावर्स 1931। ये किस दौरान है? इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके गवर्नर जनरल ने अपनी इमरजेंसी पावर्स को इस्तेमाल करके ये ऑर्डिनेंस पास करवाया, इंडियन प्रेस एक्ट लेकर आया 1931। जब क्या चल रहा था? जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। दिस एक्ट गेव स्वीपिंग पावर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू सप्रेस प्रोपेगेंडा फॉर civil disobedience movement. It was further amplified in 1932 to include all activities undermining government authority। तो वही जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ने कर रहा था, वही जो इससे पहले इंडियन प्रेस एक्ट ने किया, उसी को ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में इंडियन प्रेस एक्ट 1931 ने किया। बेसिकली वही है ये इंडियन प्रेस एक्ट 1910 को ही फिर से रिवाइव किया गया।
एंड इंडियन प्रेस एक्ट 1910 वाज अ रिवाइवल ऑफ वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट. सो बेसिकली लिटन द्वारा एस्टेब्लिश वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को ही फिर से रिवाइव किया जा रहा है जब भी उनको इमरजेंसी की सिचुएशन महसूस होती है. 1910 में क्या इमरजेंसी थी? रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म अचानक से बढ़ गया था, राइट. 1931 में क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बड़े लेवल पर फैल गया था, राइट. अपार्ट फ्रॉम द अबव रेगुलेशंस, एक्ट ऑफ 1932 डिक्लेयर्ड द क्रिटिसिज्म of the neighboring countries as illegal, and in 1934 the princely states were also added as the exception to the criticism. Now Indian Press Act 1931, फिर 1932 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, फिर उसमें 1934 में अमेंडमेंट किया गया. 1931 में तो वही 1910 वाले प्रोविजंस को आगे रखा गया, ठीक है. 1932 में क्या ऐड किया गया कि आपको आस पड़ोस के देशों के बारे में भी कुछ नहीं कहना. 1934 में क्या ऐड किया गया कि जो इंडियन प्रिंसलीज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, राइट. इन ईयर 1939 दिस एक्ट वाज यूज्ड टू ब्रिंग प्रेस अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है. अब 1939 फिर से वर्ल्ड वॉर 2 चला. अब वर्ल्ड वॉर 2 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तो लग ही जाता है, लेकिन उसके अलावा इंडियन प्रेस एक्ट को फिर से रीइटरेट किया गया, राइट. अब रेगुलेशंस ऑफ प्रेस बाय ब्रिटिश, क्या क्या रेगुलेशंस है देखते हैं. सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, लाइसेंसिंग रेगुलेशन, लाइसेंसिंग एक्ट 1857, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878, न्यूज़पेपर एक्ट 1908. उसके अलावा ये सब तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट. उसके अलावा इंडियन प्रेस एक्ट 1910, इंडियन प्रेस एक्ट 1931, फिर उसी को 1932 में एडिशंस किए गए, 1934 में, फिर 1939 में, राइट. अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि रोल क्या है प्रेस का, ठीक है. इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट रहे हैं प्रेस के, ठीक है. क्योंकि प्रेस के माध्यम से कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज तो किया ही गया है, लेकिन कम्युनलिज्म भी फैला है, राइट. प्रेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. सबसे पहली बात ये कि नेशनलिज्म की जो भावनाएं हैं या जो ये सब लिबरल जो आइडियाज हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद करी है प्रेस ने, और खासतौर पे वर्नैक्युलर भाषा की. इट प्लेड प्रेजवर्दी रोल एट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एंड एवरी लेवल ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल. वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट. Actually, it was the press which successfully exposed the aims, dual practices and the oppression and exploitation of India by colonial government. R.C. दत्त साहब की किताब, उसके अलावा क्या नाम है, दादा भाई नवरोजी साहब की किताब, गोखले साहब के आर्टिकल्स, ये तो मैं शुरुआती लीडर्स की बात कर रहा हूं. फिर धीरे धीरे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जो लिखते थे, फिर महात्मा गांधी ने लिखना शुरू किया, मोतीलाल नेहरू जी ने लिखना शुरू किया. So over the period, though be it the social religious reform movement phase or the regional political association phase or Indian national movement or the Gandhian era or the freedom struggle during 1920s, 1930s or the last phase of freedom struggle, जिस भी आप फेज में रहें, आप देखें, आपको दिख जाएगा कि जो प्रेस है उसके माध्यम से अंग्रेजों की पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाया गया. क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ, जैसे इंडियन लीडर्स जो है वो अपना मतलब अंग्रेजों की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं. दूसरी साइड ब्रिटिशर्स ने भी अपना प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है. वो जैसे क्या बोलते हैं, मेटकाफ ने प्रोपेगेंडा चलाया. उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको नजर आ जाएगा कि लिटन ने प्रोपेगेंडा चलाया है. उसके बाद कर्जन ने प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी है बहुत, राइट. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको काउंटर करने का काम कर रही है इंडियन प्रेस. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या, वो अपने एम्स को छुपा रही है, वो अपने कॉलोनियल इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन को छुपा रही है, वो अपनी डुअल प्रैक्टिसेस को छुपा रही है कि वो किस तरह हमें तो दिखा रही है कि हम आपका भला कर रहे हैं, है ना, कि वाइट बर्डन है, आपको सिविलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जबकि वो कर क्या रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हमारा. उसके अलावा ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन तो दिखा ही रहे हैं वो कॉलोनियल गवर्नमेंट का. अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू द रोल एंड इफेक्ट्स ऑफ प्रेस आर एज फॉलोज. देखिए क्या है, primary motive of the press in the pre-independence era was to bring public awareness, and it was done in a dynamic and sincere way. तो प्रेजेंट डे प्रेस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस टाइम की जो प्रेस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी बात करेंगे, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़ रहे होंगे, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस की जो प्रेस है उन्होंने बहुत सिंसियरली काम किए. उन लोगों ने लाठियां खाई हैं, अब कई बार अपना प्रेस वगैरह जो है वो खो भी दी उन्होंने, फिर से
दूसरी पब्लिकेशन उन्होंने खोल ली, राइट। वैध तरीके से काम नहीं हुआ तो अवैध तरीके से मतलब सीक्रेटली उन्होंने प्रेस चलाई, राइट। या और भी कहने का मतलब इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाने का काम उन्होंने बढ़ चढ़ कर किया और बहुत सिंसियरली किया, ठीक है। Before Congress, the responsibility for the representation of people's voice was shouldered by the press. A section of educated Indians gave their, so basically Indian national movement से पहले रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो है वो जो भारतीयों तक अंग्रेजों की पॉलिसीज को पहुंचा रहे थे, राइट। gave their time and energy to journalism and carefully studied and criticized the colonial policy and exposed them to common people, जैसे कि गोखले साहब, रानाडे साहब, नाराजी साहब, आरसी दत्त, right. By highlighting popular demands over and again, the press influenced the government and the public. The extremist nationalism propaganda by the likes of Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Barendra Ghosh, Bipin Chandra Pal, etc. relied heavily on the reach and influence of the press. अब देखिएगा, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस या उससे पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में जो प्रेस एक्टिविटीज इन्होंने करी या लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई है, उसी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट के अलग अलग फेज की प्रेस एक्टिविटीज जो हैं वो कामयाब हो सकी, बी द मॉडरेट फेज और द एक्सट्रीमिस्ट फेज और द गांधीयन एरा, राइट। ये सभी तभी कामयाब हो सके क्योंकि जड़ें जो है वो रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने एस्टेब्लिश करके दी थी, ध्यान रखिएगा आप, राइट। मोस्ट सिग्निफिकेंटली द रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन मेकिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पॉपुलर कैन नॉट बी इग्नोर्ड. A relationship of trust and emotions developed between the editors of these publications and common people. लोग इंतजार करते थे कि अगला पब्लिकेशन कब छपेगा और उसको हम आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो पढ़ना नहीं जानते थे उन तक लोग गांव गांव जाकर अखबार, किताबें, मैगजीन, पैम्फलेट्स पढ़कर सुनाया करते थे लोगों को कि अभी गांधी जी ने क्या लिखा है या अभी नेहरू साहब ने क्या लिखा है, राइट। या अभी क्या बोलते हैं रानाडे जी ने क्या लिखा है, या उससे पहले नारोजी साहब ने क्या लिखा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या लिखा है, मतलब जो भी लीडर लिख रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाता था, राइट। सो देयर वाज एक ट्रस्ट की भावना थी कि अगर बाल गंगाधर तिलक साहब कुछ लिख रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही सच ही लिखा होगा उन्होंने, एक ट्रस्ट था सॉलिड बहुत, और सिंसियरली लिखा भी जाता था। ऐसा नहीं है कि अवैध ही प्रोपेगेंडा वो भी चला रहे, सिंसियरली लिखा करते थे। इट वॉन्ट बी एन exaggeration to say that the press played a very important role in forming and shaping and giving a progressive edge to the voice of Indians. देखिए, it's not an exaggeration. इंडियन नेशनल मूवमेंट के सक्सेस के फैक्टर्स में प्रेस को बहुत बड़ी जगह देंगे आप, ठीक है। आंसर राइटिंग में सिखाऊंगा आपको ये पॉइंट। इट एक्टेड एज द नर्व्स एंड वेन्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। नर्व्स एंड वेन्स समझ रहे हैं? ब्लड क्या करता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, ऑक्सीजन सेल सेल तक पहुंचाता है, बॉडी के हर एक सेल तक। सेम काम कर रहे हैं कौन? ये प्रिंट मीडिया या प्रेस का काम था कि नेशनलिस्टिक आइडियाज गण गण तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है? प्रेस। क्योंकि नेता एक कोई लीडर है, बाल गंगाधर तिलक साहब जो है वो बॉम्बे में बैठकर या पुणे में बैठकर पूरे हिंदुस्तान तक जो है वो अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उनकी प्रेस जरूर पहुंचा सकती है, उनकी पब्लिकेशन जरूर पहुंचा सकती है, राइट। Next, though the government tried to restrict the freedom of press through various acts at different times by enacting acts like Licensing Act, Vernacular Press Act, Indian Press Act. ध्यान रखना है, 3 तरह के एक्ट्स हैं, एक तो लाइसेंसिंग एक्ट, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, और फिर उसी का ही रूप लिया किसने? इंडियन प्रेस एक्ट ने। तो देखिए 2 तरह के एक्ट हो सकते हैं, या तो रेगुलेटरी होंगे या तो रिस्ट्रिक्टिंग होंगे। रिस्ट्रिक्टिंग में आप रखेंगे लाइसेंसिंग एक्ट को, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को, या उसके अलावा इंडियन प्रेस एक्ट, यस इंडियन प्रेस एक्ट 1910, फिर 31, फिर उसमें एडिशन 32, 34, 39 में, राइट। बट द गवर्नमेंट फाइनली हैड टू गिव अप ड्यू टू पब्लिक आउटरेज अगेंस्ट देयर राइट टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट ओवर द डिस्क्रिमिनेशन मेटेड आउट टू देम बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज। लेकिन फाइनली, क्योंकि देखिए 1939 तक आते आते वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों को भारतीयों की बहुत जरूरत थी, तो भारतीयों ने पॉइंट रखा भाई प्रेस को आजाद करो, ठीक है। तो during World War II, and not just at that time but during the whole Indian national movement, बहुत सारे फेजेस में कई जगहों पर अंग्रेजों को प्रेस को आज़ाद करना पड़ा, क्योंकि उनको भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था कुछ जगहों पर, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को, प्लस उनको एक ये रीजनेबल डिमांड माननी पड़ी कि राइट जो है वो हमारे पास है
किसका? बोलने का, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेशन है अगर आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं तो। अब मेजर वर्क्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं किसने क्या किताब लिखी है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ये लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सन्याल। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सो आई होप आप इन सारी किताब का नाम पढ़ेंगे, लिखेंगे अपने पास, और इस पर सवाल बनता है कि ये किताब किसने लिखी है, ठीक है। तो ये लिस्ट आपके पास प्रोवाइडेड है, राइट। देख लीजिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, दुर्गादास, उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सी लिखी हैं, बीजी तिलक साहब ने कौन कौन सी लिखी है, नॉट जस्ट दैट, इन सभी लीडर्स की आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी किताबें हम ऑलमोस्ट ज्यादातर किताबों का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इंडियन होम रूल, इंडिया टुडे, भवानी मंदिर, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, सत्यार्थ प्रकाश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। मैक्सिमम किताबों का नाम, अगर आप रेगुलरली मेरे सेशंस फॉलो कर रहे हैं, स्पेशल क्लासेस एज वेल एज यूट्यूब सेशंस, तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम इन किताबों का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और ये और हैं, देखिए ये बुक है और ये ऑथर, ये बुक और ये ऑथर, तो ये लिस्ट आपके सामने है मौजूद। हो सकता है कि इक्का दुक्का जो है वो किताबें मिस हो गई हो मुझसे, मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। यहां पर आज ये हमारा सेशन होता है खत्म, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और फर्दर और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स करी ब्रिटिशर्स ने अगले टॉपिक में। 10% का एडिशनल डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली कोड यूज कीजिएगा, चौहान सर हिस्ट्री। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में आप जरूर जुड़े, आपको अपडेट मिल जाएंगे मेरी प्रोफाइल को अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है। सो खत्म करता हूं आज का मैं ये सेशन, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।